नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशित देसाई जी, जो एनालिस्ट हैं, सेक्टर कंजम्पशन का देखते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में, फंड मैनेजर हैं। बहुत स्वागत है अशित आपका। और आज आपसे हम बात करेंगे आपके नए फंड के बारे में, जिसका हालांकि एनएफओ अभी खुला हुआ है। 16 से 25 अक्टूबर के बीच इसका एनएफओ चल रहा है, एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। तो ये जो फंड है वो कंजम्पशन थीम पर चलेगा और आप कंजम्पशन सेक्टर को ट्रैक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं अपने फंड हाउस के लिए। तो ये सेक्टर कैसा चलने वाला है ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे मैं समझना चाहूँ कि इस समय लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें कंजम्पशन एक बड़ा थीम है, और ये सिर्फ मतलब कुछ समय का थीम नहीं है, बल्कि मल्टी ईयर्स या उससे भी लंबा एक टाइम फ्रेम लेकर के चलें तो कंजम्पशन थीम उतने लंबे समय तक चलने वाली है। आप कैसे देखते हैं इसे? नमस्कार राजीव जी। तो इंडिया में आपने सही कहा कि कंजम्पशन थीम ये कई सालों से एक वेल नोन थीम रही है। और अगर हम इंडिया कंजम्पशन की बात करें, जो कंजम्पशन कैटेगरीज हम देखते हैं और जो इंडेक्स में कंजम्पशन कैटेगरीज है, अ, और इनका पर कैपिटा आप स्पेंड देखेंगे तो अन्य देशों के मुकाबले इंडिया का पर कैपिटा स्पेंड इन कैटेगरीज में काफी कम रहा है। और अगर हम इन कैटेगरीज को अन्य देशों में देखेंगे, वहाँ के कंजम्पशन पैटर्न और स्पेंड्स को देखते हुए ये समझ सकते हैं कि अगले कई सालों तक ये कैटेगरीज एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि इंडिया एक कंट्री है जहाँ यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उनकी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। तो उसका लाभ ये काफ़ी कंजम्पशन कंपनीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स उठा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अ, आप जब कंजम्पशन थीम के बारे में बात करते हो और स्पेसिफिकली अगर कंजम्पशन इंडेक्स को देखेंगे जो कंपनीज है उन उस इंडेक्स में, ये काफ़ी सारी कंपनीज एक डोमिनेंट पोजीशन है उनकी इन कैटेगरीज में। और उसके कारण इनकी पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी एक स्टेबल रिटर्न कंसिस्टेंटली दी है। और ये सारी कंपनीज एक काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई कैश जनरेटिंग कंपनीज है। तो ये कह सकते हैं कि पिछले कई साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम ये देख के ये कह सकते हैं कि अ, एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था में भी ये कंपनीज ठीक कर सकती है एंड एक डिसेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप इनसे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आशित, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि कौन-कौन से मेजर फैक्टर्स रहेंगे जो अभी इस कंजम्पशन थीम को आगे भी आने वाले वर्षों में भी सपोर्ट करते रहेंगे? और कई बार लोगों के मन में रहता है कि ठीक है, जब आप एक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसे समझना ज़रूरी होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की तरह से स्ट्रक्चरल वे में जा रहा है या साइक्लिकल वे में जा रहा है। अगर साइक्लिकल वे में जा रहा है तो फिर उस साइकिल को हमें कैसे राइड करना है, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जब आप एक थीम में रहते हैं। लेकिन क्या कंजम्पशन थीम एक तरह से, चूँकि काफ़ी लंबे समय के लिए चलने वाली है, ये माना जा रहा है, आपने भी कहा, तो क्या इसमें साइकिल या तो बहुत लंबा होगा या शायद उस तरह के साइकिल नहीं होंगे जैसे हम बाकी साइक्लिकल सेक्टर्स को देखते हैं? जी, ज़रूर। ये अगर थीम देखेंगे तो एक तो कंज़म्पशन इंडेक्स में अलग-अलग कैटेगरीज़ है, स्टेपल्स है, ऑटो है, ड्यूरेबल्स है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पेनिट्रेशन इन सारी कैटेगरीज़ में काफ़ी कम है अन्य देशों के मुकाबले। तो जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है अभी, जैसे वो बढ़ता है, अ, हम ये देख सकते हैं कि स्पेंडिंग पावर हर हाउसहोल्ड की बढ़ती है और वो इन कंजम्पशन कैटेगरीज को ग्रोथ दे सकते हैं। अ, उसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि जो ई-कॉमर्स और डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है इंडिया में, उसके कारण काफ़ी सारे कैटेगरीज़ डीप इंटू रूरल मार्केट एंड स्मॉलर मार्केट्स जा चुकी है। और उसके कारण बिकॉज़ ऑफ द डिजिटल मीडिया, कंज्यूमर्स अभी इन कैटेगरीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयर है
उसके कारण ज़्यादा यूसेज भी हो रहा है। काफ़ी सारे स्टेपल कैटेगरीज़ में हम ये देख सकते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ी है काफ़ी सारी कैटेगरीज़ की एंड दैट इज़ उसके कारण यूसेज भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल आप इन कैटेगरीज़ को देखोगे तो ड्राइवर्स आर इनकम्स, पेनिट्रेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज़ कैटेगरीज़ इज़ इनके कारण ये कैटेगरीज़ ग्रो करती है ओवर द ईयर्स। जी। तो चूँकि हमारी बातचीत आशित एक आपके इंडेक्स फंड के कॉन्टेक्स्ट में है जो कंजम्पशन इंडेक्स पर बेस्ड है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे कि जब एक निवेशक इस तरह के अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड को जोड़ता है, तो उसे किस तरह का एलोकेशन करना चाहिए? किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए? तो ये एक सेक्टर फंड है, तो अगर कोई निवेशक ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश कर रहा है कई सालों से, तो वो इस थीम का ज़्यादा लाभ उठाने के लिए थोड़ा और इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। और अगर उनका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड्स में है, तो इनडायरेक्टली तो वो इन्वेस्टर ये थीम भी खेल रहा है, बट छोटे प्रमाण में खेल बिल्कुल। रहा है। अगर जी, उनको ये थीम ज़्यादा बड़े प्रमाण में खेलना है, तो उन्हें एक थोड़ा हिस्सा उनके पोर्टफोलियो का ये सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में अगर ये समझें कि मतलब कुल पोर्टफोलियो में अगर एलोकेशन के हिसाब से, आवंटन के हिसाब से देखें, तो आपके पूरे इक्विटी बास्केट का ये कितना हिस्सा होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए अगर आप का पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड्स में है, तो शुरुआत में आप एक 5 से 10% का हिस्सा एक थीमेटिक या सेक्टर फंड में देख सकते हो। जी। लेकिन आमतौर पे माना जाता है कि म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए होते हैं, तो अगर हम इस तरह के फंड को चुनते हैं, तो क्या उसमें हमें कोई टाइम बेस्ड फैक्टर्स देखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए, या एक कंटिन्यूअस वे में लगातार तरीके से जैसे एसआईपी का रूट होता है, उस तरीके से पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह के फंड में, कंसिडरिंग कि ये थीमेटिक फंड है और माना जाता है कि किसी भी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है? जी, तो सेक्टर हम हर सेक्टर में ये देखते हैं कि हर सेक्टर की एक साइकिल होती है और एक पीरियड में वो आउट परफॉर्म करते हैं और अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप सेक्टर फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले देखोगे, तो एक शॉर्ट पीरियड में सेक्टर फंड का आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। तो डाउनसाइड रिस्क वही है कि एक शॉर्ट पीरियड में अगर साइकिल खराब है वो सेक्टर के लिए, तो उस टाइम फ्रेम में वो सेक्टर एक डाइवर्सिफाइड फंड से खराब कर सकता है। बट वो लॉन्ग टर्म आप अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे या ये कंपनीज का पास्ट अर्निंग्स हिस्ट्री देखेंगे, तो इन्होंने काफ़ी डिसेंट ग्रोथ दी है और उसके कारण ये अपेक्षा रख सकते हैं कि ये सेक्टर फंड भी ओवर लॉन्ग टर्म एक अच्छी डिसेंट रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल। वैसे अभी चूँकि त्योहारी सीज़न चल रहा है, तो अभी दशहरा बीता है और आगे हमारे सामने दीपावली है। ये समय आमतौर पे बाज़ारों में खूब खरीदारी का रहता है, लेकिन इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कंजम्पशन उतना मजबूत नहीं है। क्या आप इस तरह के संकेत देख रहे हैं बाज़ारों में? तो जो फेस्टिव सीजन है ये कंपनीज ट्रैक करती है। ये जो पीरियड है नवरात्रि टू दिवाली, ये फेस्टिव पीरियड माना जाता है और काफ़ी सारी कंपनीज ये पीरियड ट्रैक करती है और अक्सर हमने पिछले सालों में भी देखा है कि ये अपेक्षा होती है कि फेस्टिव पीरियड में काफ़ी बड़ा डिमांड पिकअप होना चाहिए। बट आपने सही कहा कि अ एक्सपेक्टेशन के मुकाबले थोड़ा पिकअप उतना बड़ा पिकअप नहीं आया है और अभी तक हम ये फेस्टिव पीरियड के बीच में है, तो अभी तक हमने थोड़ी बहुत कंपनीज़ से सुना है कि उन्होंने क्या देखा है ऑन द ग्राउंड और
हम भी जो चैनल चेक करते हैं उससे ये समझा जा सकता है कि कोई कैटेगरीज में थोड़ी बहुत डिमांड इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बल्कि कोई कैटेगरीज में उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ओवरऑल ये बोलूंगा कि अभी तक जो फेस्टिव पीरियड है वो थोड़ा मिक्स्ड बैग है। उतनी ब्रॉड बेस्ड डिमांड इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है अभी तक। बट पिछले साल के मुकाबले अगर ये साल देखेंगे तो ये अपेक्षा है कि काफी सारी कैटेगरीज में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं ये साल। जी, वैसे कंजम्पशन बास्केट जो है, ये थीम जो है, अपने आप में काफ़ी डाइवर्स है। मतलब अलग-अलग तरह के इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, सेक्टर्स, सब सेक्टर्स भी आते हैं इसमें, और ये कंजम्पशन थीम काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग-अलग तरह से डिफाइन वो करते हैं। आप जब कंजम्पशन यूनिवर्स को देखते हैं तो उसमें क्या-क्या जोड़ते हैं और उसको, उसमें किस चीज़ को कितना तवज्जो देते हैं? क्योंकि ये भी है कि आप किस पर्टिकुलर कंजम्पशन को आप ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं अपने बास्केट में। जी, सो कंजम्पशन इंडेक्स को हम देखेंगे तो उसमें काफी सारे सेक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें स्टेपल्स है जो हम एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऑटो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। स्टेपल्स का काफी बड़ा हिस्सा है इसमें, करीब करीब 30 से 35% का उनका हिस्सा है। उसके बाद ऑटोस का करीबन 20-22% का हिस्सा है। और उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज है जिसमें सर्विसेज और रिटेलिंग है, जिनका 20-22% प्रतिशत का हिस्सा है। और फिर ड्यूरेबल्स और बाकी छोटे मोटे सेक्टर्स है उसमें। तो काफी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है ये, और इनका काफी डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन बास्केट है इसमें, आई वुड से। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इंडेक्स के अलावा अगर हम ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने कहा, जो कैटेगरीज लास्ट ईयर खराब परफॉर्मेंस रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड के बाद जो इनकम इफेक्ट हुआ है, वो कैटेगरीज हमारी अपेक्षा है कि थोड़ा बेटर करेंगी ये साल। तो वी आर पोजिशन थोड़ा मोर टुवर्ड्स स्टेपल्स एंड मास डिस्क्रिशनरी, जिसमें थोड़ा ये साल हमारी अपेक्षा है कि थोड़ी पिकअप आनी चाहिए। तो वी आर पोजिशन दैट वे। बट इंडेक्स के अलावा जो हम ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट देखते हैं, तो जो हमारा एक्टिव फंड कंजम्पशन फंड है, उसमें हम काफी ओवर इंडेक्स्ड है टुवर्ड्स some strong mid cap discretionary names also, besides the large cap. So आप इंडेक्स जी अर्षित, जैसा आप बता रहे थे कि इंडेक्स फंड जो है, कंजम्पशन इंडेक्स फंड, उसमें तो आप बिल्कुल उसी तरह से निवेश करेंगे जैसा कि इंडेक्स का कंपोजिशन रहेगा। तो वहाँ तो आपको पूरी तरह से इंडेक्स को फॉलो करना है, लेकिन अपने जहाँ पर आप एक्टिवली कंजम्पशन बास्केट को पिक कर रहे हैं, वहाँ पर अ, आप डिस्क्रिशनरी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उस डिस्क्रिशनरी को थोड़ा-सा अगर आप डिफाइन कर सकें कि उसमें किस तरह की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं? सो डिस्क्रिशनरी में एक हाई टिकट डिस्क्रिशनरी होता है एंड एक लो टिकट या मास डिस्क्रिशनरी हम देखते हैं। सो हाई टिकट में ऑब्वियसली ज्वेलरी, ट्रैवल, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स, ये सब जोड़ सकते हो आप। मास डिस्क्रिशनरी में काफी सारे छोटे मोटे आइटम्स आते हैं जो डेली यूजेज के लिए होते हैं, लाइक फुटवेयर, अपैरल एटसेट्रा। तो मास डिस्क्रिशनरी इज ये कैटेगरीज में हमने लास्ट ईयर काफी खराब परफॉर्मेंस देखा है, एंड ये साल अपेक्षा है कि ये कैटेगरीज थोड़े पिकअप देख सकते हैं। जी, और कौन से हिस्से, कौन से पॉकेट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आने वाले कुछ समय में
शायद हमें उतना बेहतर परफॉर्मेंस ना नजर आए डिस्क्रिशनरी में या ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट में? तो परफॉर्मेंस हमारा मानना है कि ये मार्केट में जैसे लास्ट ईयर गया है, स्टेपल्स और मास डिस्क्रिशनरी का परफॉर्मेंस हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा बेहतर होना चाहिए कंपेयर्ड टू जो हाई टिकट डिस्क्रिशनरी रहे हैं, जिनमें वैल्यूएशंस भी काफ़ी ऊपर गए हैं। तो बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस और थोड़ी बहुत वहाँ पे अर्निंग्स मॉडरेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो उसके कारण वहाँ पे आई थिंक परफॉर्मेंस हम थोड़े अंडरवेट है उन सेक्टर्स में वर्सेस स्टेपल्स एंड मास डिस्क्रिशनरी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब बात होगी कंजम्पशन इंडेक्स फंड की, तो वहाँ तो आप पूरी तरह से इंडेक्स को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि आप हमारी इस चर्चा में जुड़े हैं, तो कंजम्पशन बास्केट को लेकर के, कंजम्पशन थीम को लेकर के आपका नजरिया क्या है? जहाँ पर आप एक्टिवली मैनेज करते हैं जिन फंड्स में, वहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, ये भी हमने समझने की कोशिश की। आशित, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस चर्चा के लिए समय निकाला। थैंक यू। धन्यवाद राजीव जी। नमस्कार।